हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं पूरी जी जान के साथ, अच्छे तरीके से आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ाने के लिए, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल का फेस ना करना पड़े। इसलिए आप सभी लोग जहाँ भी रहें कोई भी क्लास को मिस ना करें, किसी भी स्थिति में रहें। बस ये आपको ध्यान रखना है, जितनी भी आपको अपना गुरुकुल पर क्लासेज जा रही हैं, बोर्ड परीक्षा के जितने भी बच्चे हैं, कोई भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। और जहां तक हो सके आप अपनी कॉपी पेन लेकर आप इस क्लास में बैठें और आप उन चीज़ों को नोट करें जो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं। क्योंकि बच्चों अभी के टाइम पर वही चीज़ें पढ़ाया जा रहा है आपके लिए जो आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ समीर सर हैं और जुनेश सर हैं जो बिल्कुल नियंत्रण लगे हुए हैं। तो आपको भी ज़रूरत है अपना कदम बढ़ाने का, क्योंकि बच्चों ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हम आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, हम हैं, समीर सर हैं, जुनेश सर हैं, कितना भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन यदि आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चों कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है जितना कठिन संघर्ष होगा, क्या जितना कठिन आपका संघर्ष होगा बच्चों, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। क्योंकि कहते हैं लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप प्रयास करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। और जो रिजल्ट लाने के लिए आप सोचे हुए हैं, ठाने हुए हैं, आप मुझसे कमिटमेंट किए हुए हैं, 100% वो बच्चों पूरा होगा। और हम भी रात दिन आपके साथ लगे हुए हैं आपकी कामयाबी को निरंतर उस मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए। तो चलिए बच्चों उसी बेस में आज हम सभी लोग शुरुआत करते हैं। जो मैथ के बच्चे हैं, साइंस साइड के बच्चे हैं, ध्यान से देखेंगे, चाहे वो 8 क्लास के बच्चे हों, चाहे 9th के बच्चे हों, चाहे 10th के बच्चे हों, चाहे 11th के बच्चे हों, चाहे 12th के बच्चे हों। तो जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से बेसिक देखेंगे बच्चों। ज़्यादा नहीं, मैं आज आपको 5 सवाल कराने वाला हूं और पांचों सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है जो आपकी परीक्षा में संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने पहला सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल क्या है बच्चों, √x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर इक्वल टू 0। इसको क्या करना है बच्चों, इसके आपको मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है बच्चों, हम एक दिन और भी आपसे बताए थे समीकरण के मूल निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो या तो आप उसका गुणनखंड करिए, अगर गुणनखंड मिल जाता है तब तो आप मूल ज्ञात कर लेंगे। यदि उसका गुणनखंड नहीं बन रहा है तो आप बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र, किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से आप उसको हल करिए और लास्ट में आपको समीकरण का मूल मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब भी कोई समीकरण हमसे मूल ज्ञात करने को बोलता है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो समीकरण का गुणनखंड बन सकता है। चलिए बच्चों देखेंगे, तो सबसे पहले इसकी तुलना हम सभी लोग देखेंगे, क्या एक द्विघात समीकरण से मिल रहा है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो कहने का मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। यदि इसका गुणनखंड नहीं भी कटेगा तो हम सभी लोग श्रीधराचार्य सूत्र से इसका मूल निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों ये ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला हम सभी लोग सी वाले पद को देखते हैं। क्योंकि ये प्लस में है तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जो भी सी वाला पद है वो गुणा करने पर, कोई ऐसी संख्या आपको ढूंढना है कि गुणा करने पर सी वाला पद मिले। लेकिन ध्यान से यहां ये भी देखना है कि x² के साथ जो a लगा हुआ है, अगर a का भी मान कुछ दिया हुआ है तो a को आप किससे गुणा करेंगे, a को आप c से गुणा कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर a गुणे c मिलकर c का मान बनेगा। तो अब ध्यान से देखिए, a है आपका √2 और बच्चों c है आपका 5√2। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कभी रूट में 2 संख्याएं गुणा समान संख्याएं गुणा होती हैं, कब, जब रूट में 2 समान संख्याएं मल्टीप्लाई गुणा होती हैं तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी अगर √2 गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। यदि बच्चों √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। यदि बच्चों √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। तो ध्यान देंगे यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, √2 जब गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ में 5 मल्टीप्लाई है तो इसलिए 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 को 2 से यानी 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो कहने का बच्चों ये ध्यान से देखना है, ये जो 5√2 है इसके स्थान पे आपको 10 मिला है। कितना मिला
मिला है 10 मिला है। कैसे हुआ? हमने ए और सी का मल्टीप्लाई किया। यदि ए मान दिया है समीकरण में तो आप ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए बच्चों ये 10 हो गया यानी 10 हो गया। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करने पर बच्चों 10 आए। क्या आए? 10 आए। अब ये देखना है यहां पे प्लस में है, क्या है? प्लस में है सी पद। यदि प्लस में है तो जो बी वाला पद है वो जोड़ने पर संख्या आनी चाहिए। किस पर आनी चाहिए? जोड़ने पर बच्चों 7 आना चाहिए। तो अब इन्हीं दोनों के बेस पर, बी और सी के बेस पर आपको दो संख्या ढूंढनी है। कौन सी संख्या? उन दो संख्याओं को जोड़ने पर बच्चों 7 आए और उन दो संख्याओं को गुणा करने पर बच्चों 10 आए। ऐसी दो संख्या ढूंढना है। तो चलिए आप लोग ढूंढिए तब मैं आगे बताता हूं। जल्दी से ढूंढिए। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने आपसे पूछा बच्चों, कोई ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि उनको आपस में जोड़ दो तो 7 हो जाए और उनको आपस में ही गुणा कर दो तो 10 हो जाए। तो ऐसे बच्चों ध्यान से देखेंगे, 5 और 2, क्या? 5 और 2। इसको तो मैंने ऐसे ही बता दिया। यदि बच्चों आपको ना मिले तो सबसे पहले 10 का खंड काट लीजिए। ध्यान से देखिए, इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10। अब 5 तो किसी से कटेगा नहीं क्योंकि एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसलिए या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। अब हम इसको 5 से काट देंगे। 5 एक अन्नम 5। देखिए 2 गुणे 5 मिल गया। तो यही दो संख्या बनी, एक 2 दूसरा 5। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 7 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे बच्चों 10 आ जाएगा। मिल गई दोनों संख्या। चलिए बच्चों अब हम सभी लोग इसका गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड में बच्चों निशान यानी जो चिन्ह होता है उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखेंगे, √2x धन। अब जो 7x है इसी के मान में हम परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसके रूप में परिवर्तन करेंगे। यानी जो इसका मान है 7 ही रहेगा, बशर्ते इसको हम बदल के लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे। तो हम 7 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 5 धन 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 5 हमें दो संख्या ढूंढनी थी ना। 7 को कोई ऐसे पार्ट में रखो कि जोड़ने पर 7 भी जाए और गुणा करो तो 10 भी आ जाए। तो 5 और 2 करके हम ब्रैकेट में x लिख दिए ब्रैकेट के बाहर। क्यों बच्चों? क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और x जब मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा, यानी फिर से वही हो जाएगा। तो इसके मान में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, सिर्फ इसके रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो 5 धन 2 x हो गया और धन 5√2 बराबर 0। क्लियर हो गया? अब हम इसको हल कर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, √2x धन, अब देखिए 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x और धन लगा है, यहां भी धन 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 होता है, प्लस प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। 2 को x से गुणा करेंगे 2x होगा और धन 5√2 बराबर 0। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे ध्यान से आप सभी लोग, इन दोनों चीजों में, इन दो पद जो यहां पर है आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन करना जो दोनों में है। ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें √2 है, इसमें √2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, लेकिन इसमें x है, इसमें भी x है। तो इसलिए बच्चों हम x को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। जब x निकल गया तो यहां पे क्या बचा बच्चों? √2 बच गया धन। अब यहां भी x निकल गया तो क्या बचा बच्चों? 5 बच गया। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, प्लस इन दोनों में बच्चों हम क्या कॉमन करें? इन दोनों चीजों में हम क्या कॉमन करें जिससे हमें दोनों चीजों में वो चीजें मिल जाए? अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें 2 है, इसमें सिर्फ √2 है। तो ध्यान से देखिए, हम 2 को किस बेस में लिख सकते हैं? हम चाहें तो 2 को लिख सकते हैं बच्चों √2 गुणे √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो यहां पर 2 है, तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो √2 मल्टीप्लाई √2x लिख सकते हैं। क्यों? अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमें इसमें x है, इसमें x तो मिल नहीं रहा है, लेकिन इसमें रूट हो जाएगा, इसमें भी रूट हो जाएगा, तो हम √2 कॉमन कर सकते हैं ना। तो इसलिए बच्चों √2 हम कॉमन करेंगे तो ध्यान से देखिए, इन दो के स्थान पर हम √2 लिखे थे, तो एक √2 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा? एक √2 कॉमन हो जाएगा बच्चों, और x है तो x कॉमन हो जाएगा। क्या होगा? x कॉमन होगा। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, और x कॉमन हो जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या? अब ध्यान से देखिए आप, 5√2
इसमें निकल आएगा तो 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों? 5 बच जाएगा। अब यहां पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर आप सभी को ध्यान से देखिए, यहां पर स्क्वायर लगा था, तो जब स्क्वायर लगा था तो हम लोगों ने एक एक्स को कॉमन किया था और एक एक्स इसी के साथ बच गया था। तो एक एक्स, क्योंकि यहां पे गुणा में 2 घातें होती है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर था, क्योंकि हम सभी लोग यहां पे मिस कर गए, ध्यान नहीं दे पाए। स्क्वायर था तो एक एक्स जब हम कॉमन किए तो एक एक्स निकला, तो यहां पे एक एक्स बच गया और एक एक्स कॉमन हो गया था, और यहां पे एक ही था इसलिए निकल आया, तो यहां पे कोई एक्स नहीं बचा। दूसरे में देखेंगे हमने 2 को √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कॉमन किए तो √2 और जो एक्स बचा है वो एक्स बच गया, और धन यहां पे 5 हो गया क्योंकि √2 कॉमन हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? अब ध्यान से देखिए, बराबर 0। अब ये जो दोनों पद हैं बिल्कुल हमें सेम मिल गए, और जब भी ये दोनों ब्रैकेट के पद आपको सेम मिल जाएं, आप समझ लीजिए आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम एक जगह पे लिखेंगे, +5 इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये जो पद बच रहा है x और धन √2 इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम एक एक का पद निकालेंगे, इसमें एक का ये, तो √2x धन 5 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए √2x, अब इधर बराबर में, ये इधर प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। ध्यान से देखिए √2x मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, तो इधर यदि हम x को रोक लेते हैं बच्चों तो यहां पर -5 अपान इधर बटे में आ जाएगा √2। तो ये बच्चों सबसे पहला x का हमारा मूल निकल आया। क्या निकला? x बराबर -5 बटे √2 पहले का निकला। अब हम दूसरे का निकालेंगे, तथा दूसरे का निकालेंगे, इसका x + √2 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए बच्चों, x बराबर इधर +√2 है, उधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमें 2 मूल मिल गया समीकरण का। पहला क्या मिला? पहला x बराबर -5 बटे √2 और दूसरा x बराबर -√2। तो ये समीकरण के मूल हो गए। क्या हो गए बच्चों? समीकरण के मूल। 100% बच्चों 1 नंबर में या 2 नंबर में या लॉन्ग 3 नंबर में आपको ऐसे प्रश्न परीक्षा में 100% एक आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए हमने रूट का दिया क्योंकि बच्चों ये जरा मुश्किल सवाल था। कहां से था? ये देखिए a का पद दे दिया था और साथ ही साथ c का पद दिया था, तो हम क्या किए, a को c से मल्टीप्लाई किए तो हमें 10 मिला, तो हम 10 मानकर, हमने 10 को मानकर गुणनखंड किया। जोड़ने पर प्लस का निशान लगाया, जोड़ने पे 7 आए, गुणा करने पे 10 आए, हमें 5 और 2 संख्या मिली। हम क्या किए, सारा चीज लिख दिए, 5 2 इसको फॉर्म बदल दिए, x कर दिए और इसको कर दिए, समीकरण तोड़े। यहां पर दोनों में x था तो हमने एक x निकाला, तो यहां पे एक बच गया, √2x हो गया, धन 5 हो गया। इन दोनों में हमने क्या किया, आप बोलेंगे सर यहां √2 तो था नहीं, आप कहां से लाए? तो बच्चों इसलिए लाए क्योंकि इन दोनों में कॉमन वाली चीज कुछ थी नहीं। यहां पर √2 था तो हम 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं, फिर से गुणा करेंगे तो 2 आ ही जाएगा। यानी इसके सिर्फ रूप में जब परिवर्तन किए तो हमें एक √2 मिल गया, एक कॉमन कर लिए, एक अंदर बच गया और x बच गया, और धन यहां √2 निकल आया तो 5 बच गया। क्लियर हो गया? इन दोनों को एक पद में लिख दिए, इन दोनों को एक पद में लिख दिए। एक बार इसके पद से हम x का मान निकाल लिए, एक बार इसके पद से x का मान निकाल लिए। दोनों में बच्चों समीकरण के मूल आपको मिल गए, एक -5 बटे √2, दूसरा x बराबर -2। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए इस सवाल को लगा लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तो उसको आप करिएगा। चलिए बच्चों, हम सभी लोग ने पहला सवाल लगाया, समीकरण का मूल ज्ञात किया, और दूसरा सवाल आपके सामने मेंसुरेशन का सवाल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे, मिस नहीं करेंगे इस सवाल को। ऐसे सवाल परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चों ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। कैसे? ध्यान से देखिए। पहले आप सभी लोग चित्र देखिए जो हमने बनाया है। चित्र हमने एक क्या बनाया है, एक बच्चों हमने वर्ग को बना दिया है। क्या बनाया है? वर्ग बनाया है। ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे आयत है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने चित्र को बना दिया है। तो हमने एक वर्ग दिया है। क्या दिया है? वर्ग दिया है। ये एक वर्ग है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमने एक वर्ग को बनाया है और इसके अंदर हमने 4 वृत्त को रखा है। किसको? 4 वृत्त को रखा है।
अब ध्यान से देखिए, हमने इसके अंदर एक वर्ग के ही अंदर हमने 4 वृत्त को रख दिया है। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका भाग? छायांकित। ध्यान से देखिए, जो वृत्त घेरा है उसको नहीं पूछ रहा है, ये वृत्त को छोड़ करके जो भाग बच रहा है ना, देखिए हमने यहां छायांकित किया, यहां पे, 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 ये जो भाग बचा है ना वृत्त को छोड़कर, ये पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल हमें बताइए। तो इसमें ध्यान से देखिए, वृत्त के अंदर ही पूरे वृत्त, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है चारों, इसके अंदर तो इसका क्षेत्रफल है ही है, लेकिन जो पूरा वर्ग है एक, जो एक वर्ग के अंदर चारों वृत्त स्थित हैं, तो ये पूछ रहा है उस वृत्त के क्षेत्रफल को छोड़कर जो क्षेत्रफल ये चारों तरफ बचा हुआ है छायांकित वाला, हमें सिर्फ उसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसमें अपना कॉमन सेंस से आप ध्यान से सोचो, यदि हमें इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाए, किसका? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाए, और इसके बाद फिर इसके अंदर जो वृत्त स्थित हैं उनका क्षेत्रफल मिल जाए, तो चारों के वृत्त के क्षेत्रफल को हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो बच जाएगा वही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिए, यदि मैं कह देता हूं मेरे पास 200 रुपया है, कितना रुपया? 200 रुपया है, अगर मैं उसी में से बोलूं किसी 200 रुपया में हमने 150 रुपये बैंक में जमा कर दिया, किसमें? बैंक में जमा कर दिया, तो जो बच रहा है हिस्सा वो कितना बच रहा है? तो श्योर सा आप कहेंगे कि सर 200 में से हम 150 घटा देंगे, कितना बचेगा? 50 रुपये बचेगा। तो शायद मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। कहने का अर्थ बच्चों, ये जो चारों वृत्त स्थित है ना, ये कहीं ना कहीं एक वर्ग में स्थित है। यदि हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाए और चारों वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाए, तो हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से चारों वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? निकाल देंगे, और जो बच रहा है बच्चों वही रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये कह रहा है जहां पे ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है, कहने का मतलब ABCD एक वर्ग है। क्या है बच्चों? वर्ग है। और भुजा कितनी दी है इसकी? 14 सेंटीमीटर। तो आप सभी लोग जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये सारी भुजा की लंबाई कितना होगी? 14 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये भी 14 हो जाएगी, यानी चारों भुजा की लंबाई बच्चों 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हम ये कर बोलेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुणे भुजा होता है। तो भुजा बच्चों कितना दिया है? 14 दिया है, और हम 14 गुणे 14 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यदि हम 14 गुणे 14 करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 14 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 196 होता है, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें बच्चों इस पूरे जहां पे आप देख रहे हैं पूरा वर्ग, इसका क्षेत्रफल कितना है? 196 स्क्वायर मीटर है, और इसी में वर्ग जो बने हैं, अगर वो वर्ग का क्षेत्रफल मुझे पता चल जाए तो हम इसी में से निकाल देंगे, जितना बचेगा बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे बच्चों? वृत्त का, क्योंकि बच्चों इसमें 4 स्थित हैं और हमें सिर्फ एक का निकालना है। अगर हम एक का निकाल लिए तो 4 तो निकाल लेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 का निकल आएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे आर क्या होती है? आर बच्चों होती है वृत्त की त्रिज्या। क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, यानी बच्चों जो व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। अब ध्यान से देखेंगे, यदि यहां से यहां तक हम देखेंगे, किसी का भी, चारों में से किसी का भी देखेंगे, एक सिरा से दूसरे सिरे तक का जितना भी होगा, ये बच्चों वृत्त का व्यास कहलाता है। और इसके बीचों बीच में यहां पर जो होगा, यहां पर ये आधा भाग उसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या होगी? व्यास की आधी क्या होती है बच्चों? त्रिज्या होती है। तो ये एक सिरा से दूसरे सिरे तक आप देखेंगे तो ये व्यास होता है। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे व्यास क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो वृत्त स्थित हैं दोनों, जहां पर स्थित हो रहे हैं, ये बच्चों आधी दूरी पर स्थित हो रहे हैं, यानी वर्ग के आधे बीचों बीच पर हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि यहां से, यदि डी और सी की लंबाई 14 है और इसका आधा हम कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर।
आएगा कि नहीं आएगा? यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। यहां से यहां तक 14 है और इसका आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा, और जब आधा करेंगे 7 होगा तो यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, हमें जो वृत्त का व्यास मिल रहा है वो 7 सेंटीमीटर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर मिल रहा है। और इसी से हम यदि त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या होगी बच्चों 7/2, यानी व्यास बटे 2 हो जाएगी। तो 7/2 सेंटीमीटर सभी वृत्तों की त्रिज्याएं बनेगी। कैसे बनेगी? देखिए, यहां से ए से बी 14 दिया है, इसका आधा करेंगे 7 हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक 7 ही तो होगा, और ये 7 व्यास बन जाएगा, और 7 का आधा करेंगे त्रिज्या बन जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो अब ध्यान से देखिए, पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7, और आर अभी हम निकाले 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बचा मेरे पास क्या? तो 22 बच गया, गुणे 7 बच गया, और बटे में 2 दूना 4 बच गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब क्या करना है? ये तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकला। कितने वृत्त का? एक वृत्त का। हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 22 गुणे 7/4 हुआ तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ बच्चे करेंगे 22 को 7 से गुणा करेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे, पॉइंट में उत्तर लाएंगे। परेशान ना होइए, कुछ करना नहीं है। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकला। कितने का? एक वृत्त का क्षेत्रफल निकला। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकला, तब 4 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यानी किसी भी एक वस्तु का मूल्य 22 गुणे 7/4 रुपया है, तो 4 वस्तु का दाम वही हो रहा है। तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए एक का दिया, 4 का पूछ रहा है, ज्यादा का पूछ रहा है, ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। 4 का क्षेत्रफल बराबर तो 22 गुणे 7/4 गुणे 4, यही तो होगा। हमने 4 को क्यों किया? क्योंकि 4 का पूछ रहा है, तो हमने 4 का कर दिया। देखिए 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास? 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया? चारों वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ध्यान से देखिए, सवाल बिल्कुल आपके करीब में आ गया। परेशान ना होइए, सवाल बिल्कुल 100% आएगा, श्योर आएगा। अब मुझे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब इसका सूत्र क्या बनेगा? तो हम बोले थे बच्चों, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल आएगा। तो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस सभी वृत्त का क्षेत्रफल। सभी वृत्त का क्षेत्रफल, तो सभी में कितने हैं? 4 ही वृत्त हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल आया था 196, और माइनस सभी वृत्त का, चारों वृत्त का 154। क्या आया था? 154। अब बच्चों घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, 4 बच जाएगा, और ये 1 से 1 कट जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप सभी लोग, हमने क्या किया? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसी के अंदर वृत्त स्थित है। तो यदि हमें वृत्त के सभी क्षेत्रफल पता चल जाए और वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाए, तो वर्ग जो स्थित है वो कहीं ना कहीं वृत्त चारों स्थित है वर्ग के अंदर। तो यदि हम वर्ग से जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको निकाल देंगे, तो जो बच रहा है हिस्सा वही तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, एक वृत्त का निकाला तो उससे 4 का निकाल लिए, तो हमने छायांकित भाग के लिए वर्ग के क्षेत्रफल से सभी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। जितना बचा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, एक बार अच्छे तरीके से आप नोट करेंगे और अच्छे से इस सवाल को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को यह सवाल अच्छा लगा होगा, और लास्ट एक सवाल आपको और अभी समझना है, तो इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। ध्यान से देखेंगे बच्चों, आप सभी लोग, हमने 2 सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ा जो हमारी पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ में। और अगला टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं ऊंचाई दूरी ट्रिग्नोमेट्री के तहत आता है, तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत छोटे सवाल होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, 110% आएगा। तो इसलिए आप ध्यान से समझिए। पहला हमने सवाल आपको लिख दिया। तीसरा सवाल जो है, यदि एक बिंदु से, कहां से? कोई एक बिंदु है, वहां से एक मीनार कोई खड़ी है, उस बिंदु से कोई एक मीनार दूरी पर खड़ी है और उसकी दूरी है 8√3। कहने का मतलब यह है बच्चों, यहां पर एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है, मान लिए ए बिंदु है, और यहां पर कोई एक मीनार है। तो मीनार बच्चों खड़ी होती है ऊपर, ऐसे होती है कि नहीं होती है? तो ध्यान से देखेंगे, इसकी जो दूरी है बच्चों वो दिया है 8√3।
कितना दिया है 8√3। इसकी ऊंचाई दिया है क्या मीटर, क्या दिया है बच्चों मीटर। अब ये कह रहा है तथा मीनार का उन्नयन कोण, कहने का मतलब इसका जो मीनार का उन्नयन कोण, शीर्ष पर उन्नयन कोण बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे इसका जो उन्नयन कोण यहां पे बन रहा है वो बच्चों बन रहा है 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री बन रहा है। यदि हम मीनार के आधार को B मान लेते हैं और इसके शिखर को C मान लेते हैं, तो अब ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बच्चों ये जो मीनार खड़ी है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, हम लिख देते हैं h मीटर है। तो ध्यान से देखिए, माना AB एक मीनार है, AB एक मीनार है तथा इसकी ऊंचाई h मीटर है। तब समकोण त्रिभुज, क्योंकि बच्चों समकोण बन रहा है, तब समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे CAB बन रहा है। हमने इस ऐसे भी बोल सकते थे ना, CBA बोल सकते थे। हमने CAB क्यों बोला, क्योंकि बच्चों जो ट्रायंगल बन रहा है वो A पर बन रहा है। ध्यान से देखिए CAB हो रहा है, तो इसलिए CAB में देखेंगे। अब यहाँ पे सर्व समीका याद करने की जरूरत है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और आपको कॉसेक और सेक, ये जो कॉट होता है टेन कॉट हो गया। ध्यान से देखिए 3 को याद करेंगे 6 अपने आप याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन 3 को याद रखिए, साइन से कॉसेक हो जाएगा, कॉस से सेक हो जाएगा, टेन से कॉट हो जाएगा। तो ये आपको 6 फॉर्मूले 110% याद होने चाहिए, तभी आपको ऊंचाई दूरी आएगा, अन्यथा आपको नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर हमें ये देखने वाली बात है, हमेशा जो ट्रायंगल के सामने वाली भुजा होती है, ध्यान से देखिए ये सामने वाली जो भुजा बनती है वो हमेशा लंब बनती है, और इसके जस्ट बगल वाली जो होती है वो कर्ण बनती है, और जस्ट नीचे जो होती है वो आधार बनती है। तो हमेशा ध्यान रखिए लंब और आधार। यहां पे हमें क्या क्या दिया, हमें कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मिला क्या है, हमने लंब और आधार मिला है। तो आप कोई ऐसी सर्व समीका ढूंढिए 6 में से जिसमें लंब और आधार आता हो। ध्यान से देखिए क्या बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या साइन बराबर होता है, साइन बराबर जैसे लंब बटे कर्ण होता है। तो किसमें आता है लंब बटे आधार, हमें उसी को लगाना है। अगर यहाँ पे साइन लगा देंगे तो सवाल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें लंब दिया है आधार दिया है, तो हम वही सर्व समीका लगाएंगे। तो इसीलिए हमने बोला तब समकोण त्रिभुज CAB में क्या लगाएंगे बच्चों, tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। अब tan लिखेंगे, थीटा की जगह बच्चों कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। लंब बच्चों क्या है h है, आधार बच्चों क्या है 8√3 है। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए tan 30 अंश, अब हमें मान भी पता होना चाहिए। tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3 बराबर h दिया है h और 8√3 है ही है। बच्चों तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा h√3 बराबर ये 8√3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए इधर √3 गुणा में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो h बराबर होगा 8√3 और बटे में आ जाएगा तो √3 बच्चों कट जाएगा, और s बराबर आपका 8 मीटर उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो ध्यान से देखिए ऐसे छोटे सवाल बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज हमने आपको 3 सवाल पढ़ाया, हम बोले थे 5 सवाल पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों टाइम ज़्यादा हो रहा है और रात के 12 बजने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि इन तीनों सवाल को कंप्लीट करें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए आप उसको परीक्षा में लगा सकें। कोई ज़रूरी नहीं बच्चों की कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो एग्जैक्टली वही चीज़ आएगा, उससे रिलेटेड ही बच्चों प्रश्न बनता है। तो इसलिए आपको जो तीनों सवाल मैंने एक मेंसुरेशन से उठाया, एक ऊंचाई दूरी से उठाए और एक समीकरण के मूल हमने बनाए, तो ऐसे टाइप के सवाल कोई भी आए तो आपको परीक्षा में छोड़ना नहीं है। तो फिर से मैं वही बोल रहा हूं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। ध्यान से सुनिए, मंजिल ने क्या कहा, जहां पे आप जाना चाहते हैं, जब आप सोच रहे हैं मुझे 90% लाना है 85% लाना है, तो आपसे क्या कह रही है, तेरे बस की बात नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, मंजिल ने हौसलों से कहा, आपके हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, तू सो जा ठंडी में, तू मेहनत ना कर। तब आपके हौसलों ने कहा, ध्यान से सुनिए, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टे तेरी इतनी औकात नहीं है। तो चलिए बच्चों, कोई नहीं, हम लोग लड़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।